आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से एग्जाम रिलेटेड अपडेट और स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अभी लगातार कई सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम सबसे पहले आपका आएगा 1262 पोस्ट का। उसके बाद आपका आरओ का एग्जाम आने की संभावना है और भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके आएंगे और सभी में आपका यूपी स्पेशल, ठीक है, जो यूपी स्पेशल वाला सेक्शन है वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। तो आपके लिए मैं आज एक जो परीक्षा वाणी वाली बुक है यूपी स्पेशल की, जिसमें 2023-24 का जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 20वां संस्करण, वो आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें हम पूरी बुक के जितने भी एमसीक्यू हैं एक ही वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। आपके रिवीजन के लिए काफी ज्यादा अच्छा ये रहेगा। प्रीवियस ईयर के इसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं जितने भी हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगी है, तो प्लीज चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो वो बनाता है आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में आपकी कुछ पेपर मिल्स भी हैं। ठीक है, पेपर मिल्स भी यहाँ पर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और मेरठ किसके लिए फेमस है? मेरठ आपका स्पोर्ट गुड्स के लिए फेमस है। स्पोर्ट गुड्स यानी खेल के सामान के लिए मेरठ बहुत ज्यादा जाना जाता है। आगे, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें कौन सा है आपका? तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एरिया के हिसाब से देश में चौथा स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये ऑर्डर याद रखिएगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ की सीमा इनमें से पूछा है, किसको स्पर्श नहीं करेगी? तो अगर हम देखें, जो बलिया है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। सबसे पूर्वी जिला है ये। और सबसे पश्चिमी जिले की अगर बात करें तो क्या है आपका? शामली, जो कि मेरठ के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बलिया आपका लखनऊ को टच नहीं करता। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम में आपकी जो नदी है वो है यमुना। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा क्या होगा? डी, यमुना। आगे, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है आपसे, और यहाँ पर भी आपका दे रखा है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो आपका कंकरीली और पथरीली मिट्टी आपके भावर क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो दो बहुत पूछता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। सबसे कम वर्षा आपकी होती है मथुरा में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात करें तो वो होती है आपकी गोरखपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका सबसे पहले पड़ता है, आपसे पूछ रहा है नॉर्थ से साउथ, इधर से। तो सबसे पहले आपका पड़ेगा सिद्धार्थ नगर, फिर पड़ेगा आपका संत कबीर नगर, फिर पड़ेगा अंबेडकर नगर और फिर आपका संत रविदास नगर। ठीक है, तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा है? तो इसमें घटते क्रम की अगर बात करें तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही, ये आपका सही ऑर्डर होगा। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मैंने आपको बता दिया, गोरखपुर में। और मुरादाबाद क्यों फेमस है? मुरादाबाद को बोला जाता है पीतल नगरी, ये ब्रास के हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और वाराणसी भी अभी चर्चा में था, क्योंकि बनारस के पान, जो आपने सुना होगा, बनारसी पान और यहाँ के लंगड़ा आम को, ठीक है, अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अभी 2 महीने पहले इसको, 2 से 3 महीने पहले जीआई टैग इनको दोनों को मिला है। वैसे 4 प्रोडक्ट्स को टोटल मिला था, बता देता हूं। एक वहां पर रामनगर भांटा यानी बैगन मिलता है, उसको मिला है। इसके अलावा आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, सभी वाराणसी क्षेत्र के फेमस चीजें हैं, याद रखिएगा। फिर से बता देता हूं, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, इसके अलावा आदम चीनी चावल और लास्ट हमारा रामनगर भांटा यानी बैगन। आगे, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो अगर हम देखें ऑर्डर, तो आपका गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, ये सबसे आपका ठीक है, सबसे बड़ा आपका इसमें सोनभद्र होगा। छोटे से बड़े के ऑर्डर में आपको लगाना है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो अगर सोनभद्र की बात करें तो इसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती। तो यह है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 4
स्टेट्स को आपका जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इसको टच करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का? यह आपका बुंदेलखंड, सबसे ओल्डेस्ट रॉक से ये बना हुआ है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो हमारे पंजाब से उत्तर प्रदेश का कोई बॉर्डर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है जो है आपका तराई बेल्ट। ठीक है, तराई बेल्ट में सबसे ज्यादा आपकी रेनफॉल होती है। आगे, निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का। यहां पर सोनभद्र की रैंक देखिए सेकंड है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर बात करें, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और पहली किसकी है आपकी? लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। दूसरी रैंक है आपकी सोनभद्र की, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को टच करती हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? हमने बात कर ली, इसकी 4th रैंक है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश 4th रैंक। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो कौन सी जो है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो किसको टच करता है? नेपाल को टच करता है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सी जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर नहीं है। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो बस्ती है, ठीक है, बस्ती की जो सीमा है वो नेपाल का है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हमारा एक से ही देश से लगता है, केवल नेपाल से, तो नेपाल को टच नहीं करती। ठीक है, अगर बात करें, देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है तो ये भी बता देता हूं कि कितने जिलों की सीमा हमारे नेपाल को टच करती है। तो टोटल 7 जिले, ठीक है, टोटल 7 जिले हमारे नेपाल से लगते हैं। नाम बता देता हूं आपका, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये टोटल 7 जिले आपके नेपाल से लगते हैं। नंबर भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे नंबर ही सीधा पूछ ले। फिर से बता देता हूं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। निम्न जिलों में क्षेत्रफलों में सबसे छोटा कौन सा है? तो अगर 18वें की बात करें तो जौनपुर सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह है 7.3% लगभग। ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा। और रैंक कौन सी है हमारी? 4th। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा मात्र एक देश से मिलती है, नेपाल से। टोटल कितने जिलों की? 7 जिलों की। ये भी हमें याद रखना है। नाम मैंने आपको सबके बता दी। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यानी ये एनसीआर का 32वां और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है जो एनसीआर के एरिया में आता है। तो अभी कौन सा है? जो शामली है हमारा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो अगर इसकी बात करें तो भारत के टोटल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। अब देखिए, इस प्रश्न में हमेशा थोड़ा डाउट रहता है। इसमें वैसे अगर राज्यों की खाली बात करें तो आंसर मेरे हिसाब से तो 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अब टोटल से बोला जाए तो इन्होंने इसमें आंसर, आयोग ने 9 इसमें माना था। तो 8 आपके राज्य हैं, एक आपका नई दिल्ली, इनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार है आपका, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। ये टोटल आपके 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। देखिए, मैंने आपको ऊपर ये तो बता दिया था सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला। पूर्वी आपका बलिया है, पश्चिमी शामली है, लेकिन मैं उत्तर और दक्षिण बताने भूल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। उत्तर जो सबसे उत्तरी जिला है हमारा सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला है हमारा सोनभद्र, जिसकी सीमा मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, 4 स्टेट से लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो सिंपल हमने बात करी थी, महाराजगंज। ऊपर वाले ऑप्शन में पूछा था किसकी नहीं लगती, तो वहां पर बस्ती आंसर था। तो महाराजगंज की सीमा आपकी नेपाल से लगती है। टोटल 7 जिलों की लगती है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो आपका जो महोबा है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो इसमें से किसकी? तो आपका जो कुशीनगर है, इसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी। ये याद करके जाइएगा, बहुत ही प्रश्न देखिए पूछता रहता है बार बार, समीक्षा अधिकारी का ही प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला अगर बात करें तो वह है आपका हापुड़। ठीक है, अगर मैं पूरी इसकी रैंक बता दूं, सबसे छोटा आपका हापुड़ है, फिर उसके बाद है आपका गाजियाबाद, ठीक है, उसके बाद है आपका भदोही। ये सबसे लोएस्ट 3 है आपके। ठीक है, सबसे कम हापुड़,
फिर गाजियाबाद, फिर आपका भदोही। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पहला चैप्टर था। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश आपके गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहां पर? पंतनगर में। आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इसको अब जाना जाता है। यह अब उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है कौन सी? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की अगर बात करें तो क्या है आपकी? गेहूं। सबसे धान किसकी इंपॉर्टेंट है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है धान आपका। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में मिलेगी? मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 9। ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है, 2 से 3 बार अभी तक आ चुका है। अगला बात करें 7वां, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें है आपका धान, मक्का और गेहूं का। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात आपसे कर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहां पर हुई थी? तो सबसे पहली जो दुग्ध सहकारी समिति उत्तर प्रदेश में बनी थी वो बनी थी लखनऊ में। और कब की गई थी? सन 1938 में। आगे, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका? तो उस समय के हिसाब से आपका गेहूं का। अगला देखते हैं 10वां, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो किसकी अवधि न्यूनतम है? आपकी मूंग की। ऑप्शन डी। 11वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? तो गेहूं का, गन्ने का और आलू का। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो कौन से हैं? तो ये है हमारा गेहूं और गन्ना। इसके अलावा आलू में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका महोबा। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 14वां, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका नहीं है? आपका फूलों का। ठीक है, फूलों का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन से सबसे अधिक कौन सा जिला प्रभावित है? तो यह है आपका इटावा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मैंने आपको बता दिया लखनऊ में। कब? 1938 में। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो वायु मृदा अपर्दन से यानी एओलियन इरोजन से पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए चावल का नहीं है, चावल का आपका वेस्ट बंगाल है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? किसमें का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए गन्ने का है, आलू का है, उसके अलावा गन्ना और आलू। तो 1 और 3 हमारे सही होंगे, 1 और 3। ऑप्शन डी। 19वें का होगा डी। 20वें की बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो किसके उत्पादन में नहीं है? दूध में तो देखिए है, वैसे भी राजस्थान की बात भी चल रही थी बीच बीच में। इसके अलावा बात करें देखिए चावल, चावल में आपका कौन है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? देखिए हमने पहले भी देखा था, मैंने आपसे कहा था 2 से 3 बार ये प्रश्न आया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में यानी इकोलॉजिकल जोन्स में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को टोटल हमारे 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। माफ कीजिए। अगला देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? तो आपका दूध का। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है यानी कमर्शियल क्रॉप कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कमर्शियल क्रॉप या वाणिज्यिक फसल कौन सी है? फिर वही आपकी गन्ना। जूट आपका सबसे ज्यादा कहां होता है? लगभग 70% से ज्यादा पूरे भारत का पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो कौन सी फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चने का। ऑप्शन डी। अगला 27वां देखते हैं, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? तो गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश किसका है? आपका दालों का। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर है? आपका एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां पर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिला था, या हरित क्रांति का ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिला था। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है मार्जिनल फार्मर्स।
ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो किसको बोला जाता है, तो जिनके पास देखिए 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। 1 हेक्टेयर, एकड़ मत लगाइएगा, हेक्टेयर याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर। और 2 हेक्टेयर से कम वाले क्या होते हैं आपके, स्मॉल या लघु किसान, स्मॉल फार्मर्स। ठीक है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए एक पॉली क्लिनिक नहीं है, तो झांसी में नहीं है। झांसी में आपका कौन सा संस्थान है, चारा संस्थान। ठीक है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में होती है, जिसमें आपका चावल बोया जाता है। मैंने आपको बताया था इसको ग्रोथ के समय यानी बढ़त के समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और आपको पता है जून में ही भारत में, जून जुलाई अगस्त सितंबर इन 4 महीनों में भारत में मानसून का आगमन होता है, तो पानी इसके लिए काफी ज्यादा उचित मात्रा में अवेलेबल रहता है। अगला देखते हैं 32वां। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, फूड ग्रेन्स का या खाद्यान्न का। 32वें का होगा ए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, हमारा सॉरी जिला कौन सा है, तो यह है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, तो किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। अगला देखते हैं 35वां। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू का है, आपका गन्ने का है, तो 1 और 3, ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा। अगला, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार जिला वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हमें सबसे ज्यादा संतरे की खेती देखने के लिए मिलती है। 36वें का होगा आपका सी। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म क्या है, तो इसे भगवान बुद्ध का वरदान भी बोला जाता है, यह है आपका काला नमक चावल। और आदमचीनी चावल मैंने अभी आपको बताया था कहां का था, वाराणसी के क्षेत्र का था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डास्क कब प्रायोजित की गई, तो अगर 38वें की बात करें तो यह है आपका विश्व बैंक के द्वारा। 39वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपकी हुई थी 2017 में। 40वां और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यूपीपीसीएस 22 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, जो मैंने आपको बताया था। और यहीं पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको लेबर प्रोडक्टिविटी या कृषि उत्पादकता भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ पर सकारात्मक थोड़ा सा रहा। अब तो खैर उसके नकारात्मक प्रभाव सामने आने लगे हैं। तो 40वें की बात करें तो आपके इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके इसमें ठीक होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगला चैप्टर देखते हैं अब हम। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW1 इसको लिखा जाता है, NW1 नेशनल वाटरवे 1, तो ये गंगा नदी में बना हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की अगर सबसे लंबी नहर की बात करें तो वो है आपकी शारदा नहर, ऑप्शन डी। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो कौन सी है आपकी गोकुल बैराज परियोजना। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो गंगा नदी को आपकी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जा चुका है, तो ये यमुना नदी पर स्थित है। माटा टीला परियोजना किस नदी पर है, तो माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगला, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राजघाट बांध यमुना ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पर है, रिहंद घाटी परियोजना रिहंद नदी पर है, माटा टीला आपकी बेतवा पर है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो राजघाट जो नाम है ये भी आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बेतवा नदी पर ही ये है, बेतवा रिवर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये सिटी देखिए कौन सी किसके किनारे बसी हुई है। बात करें बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, तो देखिए जौनपुर आपका सई नदी के किनारे नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कई बार, तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। कौशाम्बी आपका यमुना, ये ठीक है, तो सी आंसर इसका सही होगा। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई गई है कौन सी नदी पर, हमने बात कर ली बेतवा नदी पर। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो आपका राजघाट बांध। 10वें का होगा डी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इसको, फुलहर झील को देखिए गोमत ताल भी बोला जाता है, गोमत ताल।
देखिए गोमती नदी का जो उद्गम है वो यहीं से माना जाता है, जिसके किनारे पर आपका जौनपुर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहां पर है उत्तर प्रदेश के? पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में ये स्थित है। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? अगर बात करें पारीछा बांध की तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऊंचा विहार जलप्रपात टोंस नदी पर बना हुआ है। 14वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है आपका रामगंगा बांध, ऑप्शन डी। 15वां देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपकी चंबल नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है। अगर 16वें की बात करें तो इसका आंसर है आपका शारदा नदी, ऑप्शन बी। 17वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो जो गंडक नदी है वो उत्तर दिशा में नहीं बहती है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बहती है। अगला सुमेलित करना है हमें, जौनपुर आपका गोमती, मथुरा आपका यमुना, इसके अलावा अगर बात करें अयोध्या आपका सरयू और चित्रकूट आपका मंदाकिनी। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए आप। 19वें का क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ट्यूबवेल से कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर प्रदेश की कौन सी है? शारदा नहर। 22वां देखते हैं, सूची 1 और सूची 2, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में तो आपका भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, तो ये आपका डी का हो गया पहला। कर्णप्रयाग में आपका पिंडर रिवर वाला होगा, कर्णप्रयाग पिंडर रिवर, ये रहा। ये यहाँ पर तो मेरा गांव ही मौजूद है कर्णप्रयाग से थोड़ा सा आगे। तो सी का तीसरा हो गया आपका, तो देख लेते हैं सी का तीसरा, डी का पहला, एक ही विकल्प में ऑप्शन बी में, तो ए का आपका दूसरा हो गया और बी का आपका चौथा हो गया। आगे चलते हैं, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो इसमें से कौन सा गंगा के राइट बैंक पर नहीं है? हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। तो अगर बात करें जो वाराणसी है ये गंगा के लेफ्ट बैंक पर स्थित है, ना कि राइट बैंक पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। देखिए चौथी बार ये प्रश्न आया है सिर्फ इसी इसमें, तो आपका रिवीजन इसमें काफी अच्छा होगा और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बेतवा नदी पर बना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमें लगाना है महत्व के घटते क्रम में। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो आपका है नलकूप, फिर आएगा हमारा नहरें, फिर आता है आपका तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों के में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो गोमत आपको पता है कहां से निकलती है? फुल्लर झील यानी गोमत ताल से, जो कि पीलीभीत में है। रामगंगा तो आपकी भिक्यासैंण से आती है। शारदा और बेतवा, तो इसमें से जो बेतवा रिवर है यानी आपका 1 और 3। 26वें का क्या होगा आपका? 1 और 3। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहां पर? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में अवस्थित है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इससे आपका हमीरपुर जिला लाभान्वित होता है। 29वां देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? सोनभद्र में, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप यानी ट्यूबवेल्स। 32वें की बात करें, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है? तो 32 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगला देखते हैं, कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो केन, चंबल, बेतवा और आपका कल्याणी। तो देखिए इसमें जो कल्याणी रिवर है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो आपकी सोन, गंडक, शारदा नदी और हिंडन नदी। तो इसमें देखिए जो हमारी शारदा नदी है और गंडक है ये उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती। ठीक है, तो ये नदियों से संबंधित हमारा चैप्टर था। अगला देखते हैं, पहला देखते हैं, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये बुलंदशहर में स्थित है।
रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन यानी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये आपके रोजा में की गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो किस स्थान पर है ये? नरौरा में। उत्तर प्रदेश की एकमात्र है, मैंने आपको बता दिया। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बेतवा नदी पर है। इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट है? राजघाट। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो आपकी जो रिहंद घाटी परियोजना है ये जल विद्युत परियोजना है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो किस रूप में नहीं होती? सौर ऊर्जा में कोई समस्या नहीं होती। प्रदेश के में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो कौन सी नहर पर? अपर गंगा रिवर पर। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है आपका तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर। एनटीपीसी वगैरह के काफी प्लांट्स हैं हमारे यहाँ जो थर्मल पावर वगैरह बनाती है, यानी कोयले को जलाकर जहां पर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है। अगला, निम्न प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो इसमें से जो ओबरा है ये आपका एनटीपीसी का नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी झांसी में स्थित है। अगला देखते हैं 12वां। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा यानी बुलंदशहर की प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? तो ये आपकी 1991 में चालू की गई थी। अगला देखते हैं। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये आपकी 1983 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहां पर? एकमात्र है नरौरा में। और पहली यूनिट कब स्टार्ट हुई थी इसकी? 1991 में। कहां पर स्थित है नरौरा? बुलंदशहर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ओबरा जो थर्मल पावर स्टेशन है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश और यानी भारत और सोवियत रूस ने मिलकर की है। माटाटीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माटाटीला आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। बेतवा पर। और दूसरा कौन सा है? राजघाट। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है? तो एक गैस बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा है आपका? जो दादरी का है वो गैस आधारित है। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो कहां पर सौर ऊर्जा प्लांट बनाया गया है? फ्रांस के सहयोग से। तो ये मिर्जापुर में बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने कल बास्टिल डे परेड होती है वहां पर, ठीक है, बास्टिल डे परेड फ्रांस में, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उसको अटेंड किया था और उन्हें वहां के सबसे बड़े पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो आप वो प्लीज कमेंट में देख लीजिएगा, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे देख लीजिएगा, वहां पर मैंने डाला है। आगे देखते हैं। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है जो कि सोनभद्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसमें से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? जो बदुआ डैम है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हमारा बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार में। अगला चैप्टर देखते हैं हमारा कौन सा है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य वाला है हमारा। अगला देखते हैं, बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में स्थित है। तो अपर निजी सचिव की जो हुई थी उस परीक्षा में पूछा गया है। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो आपका यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लाया गया था ये, लेकिन ये वाटर लेवल वगैरह को काफी ज्यादा नीचे कर देता है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहला बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में जो बनाया गया था वो था आपका नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में स्थित है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, यानी सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? वो है लाख बहोशी पक्षी विहार। अगला, निम्न का सही सुमेल करें। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली, पार्वती अरगा गोंडा। तो इससे आप मिला लीजिए, छठे का हमारा सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। सातवां, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही कूट का चयन करें। तो सोनभद्र में अगर हम बात करें तो आपका यूरेनियम नहीं पाया जाता, एंडालुसाइट, डोलोमाइट और पायराइट पाया जाता है। तो जो यूरेनियम है ये आपको मिलेगा ललितपुर में। अगर आपसे यही पूछ ले कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, उत्तर प्रदेश के। अगला देखें, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस।
9वां देखते हैं, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो प्रदेश की सबसे छोटी जो आपकी वन्यजीव विहार है वो है महावीर स्वामी ललितपुर का। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? लगभग 33% भाग पर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत ये बताया गया था, 1952। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, तो राज्य में एस्बेस्टस आपका कहां पर पाया जाता है? मिर्जापुर में। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली। हस्तिनापुर जो वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा लार्जेस्ट है ये। आगे, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? इटावा में। 14th देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है? मैंने आपको बताया था, तो ये ललितपुर जिले में उपलब्ध है। वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो अगर 15वें की बात करें तो क्या होगा आपका? ए और आर सही है, लेकिन आर ए और ए की वाक्य जो सही नहीं करता। देखिए इससे इसका कोई संबंध नहीं है। नवीकरणीय संसाधन है, मतलब इनका रेनोवेशन होता रहता है, ये अपने आप को दोबारा से प्रोड्यूस करते रहते हैं, थोड़ा उसमें समय लगता है, लेकिन इसके कारण ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। 17वां, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पर कोयले के भंडार उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगे? सिंगरौली क्षेत्र में। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी आपको मिलेगा। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर और मिर्जापुर, इसमें अलग अलग कहां पर? तो ललितपुर में आपको तांबा वगैरह काफी मिलता है, जो सोनराई क्षेत्र है ललितपुर का, सोनराई क्षेत्र है वहां पे, सोनराई एरिया। बात करें अगर तो सी का हमारा हो गया क्या? दूसरा। तो सी का दूसरा एक ही विकल्प में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ठीक होगा, 18वें का। अगला, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, अगर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें 2021 की, तो कौन सा है आपका? सोनभद्र। सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो सुरहा ताल है हमारा बलिया में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 21वें की अगर हम बात करें तो जो यूरेनियम है वो झांसी में नहीं बल्कि कहां था? ललितपुर में। आगे, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में मिलेंगे आपको रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका बॉयलर वगैरह जो होते हैं पावर प्लांट में, उसमें थोड़ा सा यूज होता है। सही सुमेलित हमें करना है। सोनभद्र सिलिका बालू, ललितपुर चूना पत्थर, प्रयागराज और तांबा। तो ललितपुर में आपका तांबा, प्रयागराज में आपका सिलिका बालू और सोनभद्र में आपका चूना पत्थर। तो 24वें का अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी। 25वां देखते हैं, निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कौन सा नहीं मिलेगा? अभ्रक आपका यहाँ पर नहीं मिलता। निम्न में से यूरेनियम कहां पर मिलता है? ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये 3 राज्यों का एफर्ट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कहां पर आपको ये नहीं मिलेगा? हरियाणा। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पार्वती अर्गा रामसार स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये गोंडा में है, ये ठीक है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसमें कौन से सही है? दोनों ही बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? तो यह था आपका कतरनिया घाट, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, नया चैप्टर आप देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो आपका नेशनल वाटरवे 1, जो आपका कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन ए हमारा यहां पर ठीक होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये आपका 9 जिलों से होकर गुजरता है। बात करें अगला, तीसरा, पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे से मिलने का स्थान कहां पर है? तो ये मिलते हैं आपके झांसी में। निम्न में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती है? तो जीटी रोड आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरती। अगला, निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से
जुड़ा है तो कौन जुड़ा है? आगरा। इसको सही सुमेलित करना है। आपके कौन कौन से एयरपोर्ट है? कानपुर का आपका चकेरी हो गया, लखनऊ का आपका क्या हो गया? अमौसी हो गया। तो आपका बी का चौथा, सी का पहला हो गया। बी का चौथा, सी का पहला, एक विकल्प में ऑप्शन डी में। ए का आपका क्या हो गया? तीसरा बमरौली। वाराणसी का क्या हो गया? बाबतपुर। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? तो झांसी में ये मिलते हैं, हमने देखा था ऊपर भी। अगला देखते हैं, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है आपका NH 34। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां और अड्डे हैं? तो इसकी अगर बात करें तो 10वें का होगा 46। बाकी देखते हैं, बमरौली आपका कहां पर हो गया? प्रयागराज में। कानपुर का आपका हो गया चकेरी। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। इस विकल्प में हिंडन आपका हो गया गाजियाबाद में। फुर्सतगंज आपका हो गया रायबरेली। सी का पहला, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी। 12वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जुड़ता? लखनऊ आपका नहीं जुड़ता। 13वें की बात करें, प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 34। 14वां देखते हैं, ये वही सेम आ गया फिर से। लखनऊ आपका अमौसी, कानपुर चकेरी, वाराणसी का बाबतपुर, आगरा का खेरिया। तो 14वें का अगर मिलाएंगे आप तो कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन डी। 15वां, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो आपका प्रयागराज से हल्दिया वाला, ऑप्शन डी, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है? तो यमुना एक्सप्रेसवे हाथरस से नहीं गुजरती। हाथरस हींग वगैरह के लिए काफी फेमस है, और गुलाल वगैरह जो आप दिवाली पे बनाते हैं वो भी हाथरस में आपको काफी देखने के लिए मिलेगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? कानपुर चकेरी ठीक है, वाराणसी बाबतपुर, आगरा का फुर्सतगंज नहीं है, हमने यहां पर देख लिया था। क्या है? खेरिया। तो आगरा आपका यहां पर गलत है, 18वें का डी गलत मैचिंग है। 19वां, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो ये कानपुर देहात से नहीं गुजरेगी। अगला 14वां देखते हैं, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? तो ये रायबरेली में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? झांसी में ये मिलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये लंबाई लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अगला चैप्टर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यह है आपका लखीमपुर खीरी। सेकंड रैंक किसकी थी? सोनभद्र की। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो यह आपकी 77.3। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? तो ये था आपका उस समय जैन। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 11 के हिसाब से है 902। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 48% के आसपास। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो लिंग अनुपात का भेद सर्वाधिक रूप से कब घटा था आपका? 1991 से 2001 में। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी? तो ये थी आपकी 1991 से 2001 में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखी गई है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात कर रहा है, तो कब देखी गई? 1991 से 2001 में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। तो एसटी आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने के लिए मिलेंगे? यूपी में, सोनभद्र में। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम कौन सा है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की अगर बात करें तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। 11वां देखते हैं, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला या पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा है? वह है आपका गाजियाबाद। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो कितना है आपका सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का? 912। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 902। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 902। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, जहां पर अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या है, तो यह है आपका गाजियाबाद। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो किसका तीसरा स्थान है? जैनों का, सॉरी माफ कीजिए, सिखों का। 15वें की बात करें अगर, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है तो कहां पर है? कानपुर नगर में। 16वें की बात करें, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो क्या है आपका सही अवरोही क्रम? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो सबसे सही अवरोही क्रम क्या है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो अगर हम इसकी बात करें, इनमें से न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, यह आपका गलत है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये ठीक है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो इसमें देखिए आपका जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन बी। 1 और 3 जो आपका है ये हमारा इसमें सही आंसर होगा, ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन बी। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु संख्याओं की कितनी संख्या है? 902। अगला देखते हैं 21वां, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है आपकी 20.22, सॉरी माफ कीजिए, 1 मिनट, हाँ ठीक है 20.22। अगला देखते हैं 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने, तो जनसंख्या के घटते क्रम में हमें लगाना है, तो इसमें जो है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और फिर लखनऊ, तो हमारा पहला, दूसरे नंबर पर यह आएगा, तीसरे पे गाजियाबाद आएगा, चौथे पे लखनऊ, तो 1 3 2 4, ऑप्शन ए हमारा इसमें ठीक होगा। 23वां देखते हैं 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम है? तो ये आपकी गौतम बुद्ध नगर में उच्चतम है, 23वें का होगा गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ठीक है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी देश की वृद्धि दर 17.77 नहीं है, हमने ऊपर देख ली थी, कितनी थी आपकी वृद्धि दर? 20.22%। अगला देखते हैं 2011 के, तो आपका ये सी आंसर इसमें ठीक होगा, यानी ये सही नहीं है। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए, तो क्षेत्रफल में है देश का 5वां बड़ा राज्य है, गलत है, चौथा बड़ा राज्य है, पहला ही गलत हो गया। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये ठीक है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो आपका दूसरा और चौथा यहां पर ठीक है, ऑप्शन सी। 26वां देखते हैं 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो आपका रामपुर में। निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा? प्रयागराज। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपका गौतम बुद्ध नगर, 28वें का ए। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो अगर बात करें 29वें का, तो 10 लाखी नगर है हमारे यहाँ 7, 2011 के हिसाब से, मिलियन सिटीज जिनको बोला जाता है। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। इन सब में से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का कितना प्रतिशत है? तो टोटल जो प्रतिशत है वो है 32.9%, ऑप्शन डी। 32वें की बात करें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रीकरण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसमें इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो अगर 32वें की बात करें, दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं जो कि हमारा आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए जाकिर हुसैन जी है, आपके हारमोनियम से संबंधित नहीं है।
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो यह है आपका भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तीसरा देखते हैं, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये आपका है कौशाम्बी, ऑप्शन ए। इसमें देखना है हमें बिरहा, भोजपुर, कजरी, अवधी, पंवारा, ब्रजी और रसिया, बुंदेली। तो इसमें कौन सा आपका मैचिंग हमें करना है? तो अगर इसमें देखें तो बिरहा हो गया आपका भोजपुर, ठीक है, बिरहा हो गया भोजपुर। बात करें अगर तो कजरी हो गया आपका अवधि, रसिया आपका ब्रज में हो गया और पंवारा इसमें हो गया। तो 1 2 4 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 1 2 4 ऑप्शन डी में आपका है, तो यही आपका सही होगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पर स्थित है? आपके प्रयागराज में स्थित है। सितार मिश्रण है किसका? वीणा और तंबूरे का, ऑप्शन सी। और माना जाता है कि सितार के जो आविष्कार है वो भी तो उसका भी अमीर खुसरो को थोड़ा सा उसका श्रेय दिया जाता है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा की अगर बात करें तो ये आपके सोनभद्र का है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका बिरहा जो है ये कन्नौज में नहीं होता। 11वां, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, ऑप्शन डी। सरस्वती जी को बोला जाता है वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा हो। 12वां देखते हैं, इसमें हमें मिलाना है तो बिस्मिल्लाह खां, सॉरी विसायत खां, फिदा हुसैन नारसी, सितारा देवी और जतिन भट्टाचार्य। तो ए का होगा इसमें चौथा, बी का होगा फिदा हुसैन का आपका हिंदी रंगमंच। बात करें सितारा देवी जी की तो कथक और जतिन भट्टाचार्य जी सरोद। तो आपका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा 12वें का। 13वां देखते हैं, तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 14वां देखते हैं, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। 16वें की बात करें, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है कौन से घराने से? तो बनारस घराने से। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो कौन सा लोक नृत्य है ब्रज क्षेत्र का? चरकुला नृत्य। सैयद सालार मेला कहां पर लगता है? तो सैयद सालार मेला आपका लगता है बहराइच में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय गाया जाता है? तो यह आपका शेरा। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो अगर 20वें की बात करें तो यह है आपका आल्हा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो हरिदास जयंती कहां पर मनाते हैं प्रतिवर्ष? वृंदावन में। 22वां देखते हैं, नौचंदी आपका मिलाना है। नौचंदी आपका मेरठ में लगता है, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में। तो 22वें का अगर मिलाएंगे आप तो ऑप्शन डी आपका ठीक बैठेगा। चरकुला प्रमुख नृत्य है, तो चरकुला कहाँ का है आपका? ब्रजभूमि का, ऑप्शन डी। 24वां, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी जी इससे संबंधित नहीं है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। 25वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा लोक संगीत नहीं है? अगर बात करें तो जो बिरहा कानपुर, तो बिरहा आपका कानपुर वाले क्षेत्र में नहीं होता। कजरी आपका बनारस, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में, ये ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कर्मा एंड शीला डांस आपका महोबा, तो यही वाला देखिए आपका मैच नहीं है, सोनभद्र मिर्जापुर वाले क्षेत्र में होता है। धूरिया बुंदेलखंड ठीक है, नटवरी पूर्वांचल में ठीक है, धीवर आपका कहार कम्युनिटी के द्वारा, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख के लिए कौन सा स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य आपका इसमें सम्मिलित नहीं है? तो उसकी बिक्री करना इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है? अगर 28वें की बात करें तो ढोला मारू। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैता रोहेलखंड, कजरी आपका अवध। तो 29 की अगर बात करें तो सी आपका ये गलत है, चैता रोहेलखंड में नहीं होता। रोहेलखंड ये बरेली के आसपास के क्षेत्र को बोला
जाता है। वहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी भी है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका चरकुला है, रास, कर्मा एंड शीला, मुरिया। तो आपका मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। राई लोक नृत्य है कहाँ का? अगर उत्तर प्रदेश के एरियाज की बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड का नृत्य है। 32वें की बात करें, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय आपका कब बना है? तो ये 2001 में बना है। तो विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, तो इसकी रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहां पर? आगरा में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो मेहंदी ने। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो हुमायूं के टाइम में मीर सैयद अली और अब्दस समद ने, जो ये वहां से काबुल से लाए थे, कुछ अपने ईरान से, बल्कि ईरान से लाए थे। इनको सुमेलित करना है। गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सालार और शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी तो आपका सहारनपुर का है, सैयद सालार आपका बहराइच का है। ठीक है, गोविंद साहब आपका, तो गोविंद साहब हो गया अंबेडकर नगर, और कैलाश मेला आपका आगरा। तो डी का दूसरा, सी का पहला, डी का दूसरा, सी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो यह है आपका कजरी। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन, जो कि भीमसेन जोशी हो गए। भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? कौन से घराने से? तो इनमें से ये किराना घराने से संबंधित है। इनमें से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो किशन महाराज जी कथक कलाकार नहीं है। 41वां, इधर मेला दिया है, पशु मेला आपका कहां पर? बटेश्वर। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। इसके अलावा माघ मेला आपका प्रयागराज, और ध्रुपद मेला आपका वाराणसी। तो 41वें का क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा यहां पर ठीक होगा। अगला देखते हैं, बिरहा, रसिया, आल्हा और कजरी। तो बिरहा हो गया आपका पूर्वांचल, रसिया हो गया ब्रजभूमि, आल्हा हो गया बुंदेलखंड, कजरी हो गया आपका अवध। तो ए का तीसरा, बी का पहला, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन से लोक नृत्य हैं? धोबिया है, राई है, शायरा है। तो उपयुक्त सभी आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला देखते हैं, 44वां, इसमें हमें मैचिंग करना है। तो भारत खंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो किस किस साल ये बनी है? भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 का है, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। ठीक है, अगला देखते हैं, 45वां, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, ऑप्शन ए। 46वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिरजू महाराज कथक ठीक है, आल्हा महोबा ठीक है, अमजद अली खां सरोद ठीक है। तो बिरहा कन्नौजी आपका गलत है। आगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र है आपका कथक। उड़ीसी आपका उड़ीसा से है, आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सहारनपुर में किया जाता है। मेरठ में कौन सा लगता है आपका? नौचंदी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये आपके अवधी बोली के क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, रोहिलखंड, चैता, अवधी एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो आपका जो कजरी है ये रोहिलखंड में नहीं होता। आगे, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो अगर देखें तो बुंदेलखंड का इनमें से क्या नहीं है? बढ़िया जो नृत्य है बुंदेलखंड का नहीं है। लठमार होली मनाई जाती है कहां पर? बरसाने में, ऑप्शन बी। 53वां देखते हैं, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है? तो किसने किया है? खुशी महाराज जी ने। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया, नौचंदी मेला। 55वां देखते हैं, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है? तो क्या? वारिस अली शाह। 55वें का होगा बी। 56वें का देखते हैं,
प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो ये इटावा घराने से संबंधित थे। 57वें की बात करें, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो कव्वाली की धुन पर। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? मंडी परिषद में आया हुआ प्रश्न है। तो किसका हुआ था? पंडित किशन महाराज जी का। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो आपका कजरी गाया जाता है। 60वां देखते हैं, उत्तर भारतीय संगीत का बाइबल ग्रंथ क्या कहलाता है? तो किसको बोला जाता है बाइबल ग्रंथ आपका? तो इसका सही आंसर होगा आपका नाट्यशास्त्र, माफ कीजिए, जो भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि। अगला, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो माल गुर्जरी नहीं थे, ऑप्शन डी। अब अगला चैप्टर देखते हैं। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपके सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था? आपका कन्नौज और प्रयाग में, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? आगरा में। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, जहां पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अब ये देखते हैं, आपके हेडक्वार्टर पूछे हैं कहां पर किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का आपका नोएडा, ठीक है। इसके बाद अंबेडकर नगर का आपका अकबरपुर, इसके बाद आपका संत कबीर नगर का खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। तो आपका ए का चौथा, बी का पहला, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। अगला, नैमिषारण्य किस तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो ये सीतापुर में स्थित है। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी या उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहां पर? कुशीनगर में, ऑप्शन डी। 8वां देखते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? जौना खां। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्नौज को आपका नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है तो कौन सा है? वाराणसी। श्रृंगवेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है? तो इसमें जो पहला है यही आपका इसमें सही नहीं। ये आपका कहां पर है? प्रयागराज में है। तो ये देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो श्रृंगवेरपुर है, यहाँ पर ही राम सीता और लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार किया था। तो ये प्रयागराज जिले में स्थित है। बाकी तीनों आपके ठीक है। देवा शरीफ काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहां पर? देवा शरीफ में, जो कि बाराबंकी में स्थित है। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ आपका जनपद दिया हुआ। दशावतार मंदिर आपका कहां पर है? ये झांसी में स्थित है। तो देखिए, एक ही मिलाएंगे उससे आंसर मिल जाएगा। ए का चौथा बस एक में ही है। बात करते हैं बी का, आपका तीसरा है बाबा सोमनाथ मंदिर, कहां पर? देवरिया में। सी का आपका दूसरा है शंग ऋषि का मंदिर, आपका सॉरी फर्रुखाबाद में। और वराह भगवान का मंदिर आपका एटा में। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कौशाम्बी। कुशीनगर भगवान बुद्ध से संबंधित है, वहां पर उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य, ठीक है। 16 का होगा डी। इस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का शिराज बोला जाता है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर स्थित था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित था, कानपुर के पास जगह है। 19वां, सूची 1 सूची 2 आपको मिलाना है। देवा शरीफ मैं आपको बता चुका हूं कहां पर, बाराबंकी। कलिंजर दुर्ग बांदा में स्थित है। कनक भवन आपका अयोध्या में स्थित है। और कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है। तो डी का पहला, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। 20वें की बात करें तो उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो ये आपकी कौशाम्बी से संबंधित है। संत कवि मलूकदास थे, तो कहां से कौन से जगह से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश की कड़ा यानी कौशाम्बी के। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है, फैजाबाद रोड पर।
कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैन धर्म के लोगों से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 24वें की बात करें अगर, तो जो जेके मंदिर है लखनऊ में नहीं, कहां पर है? ये कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका? तो जो अकबर का मकबरा है कहां पर है? सिकंदरा। ठीक है, ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं मैचिंग में। अ, तो कौशाम्बी में है आपका घोषित राम मठ, कुशीनगर में है आपका रामभार स्तूप। ठीक है, दो तो हमारे ये हो गए, ए का दूसरा, बी का तीसरा। अगर देखें कौन से, और एक ही विकल्प में ऑप्शन सी में, तो 26वें का आपका होगा ऑप्शन सी। बाकी दोनों देख लेते हैं। सी का आपका है पहला, सारनाथ में कौन सा है? धमेक स्तूप, और श्रावस्ती में आपका सहेत महेत स्तूप। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? संकिसा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? तो ये गाजीपुर में स्थित है। 29वां देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोसी के किनारे गोरखपुर आपका नहीं है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। महोदय किसका पुराना नाम है? ये इसे नगर महोदय श्री के नाम से भी जानते हैं, पूरा अगर लिखा जाए नगर महोदय श्री, तो ये आपका कन्नौज। 31वां, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर कराया था? तो सरधना में। 32वां, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा। ये नहीं है, तो आपका 32वां क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? तो कलिंजर का किला बांदा में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहां पर है? तो यह है आपका बिठूर, कानपुर के पास स्थित है। 35वां देखते हैं, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। 36वें की बात करें, विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। 37वां देखते हैं, कालपी नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो कालपी नगर है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम 12 मार्ट किस 12 मार्ट का आयोजन किया गया था कहां पर? तो ये आयोजन किया गया था लखनऊ में। काम्पिल जो फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो घाट का निर्माण कराया था ये औरंगजेब ने कराया था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो रानी अहल्याबाई ने। अगला देखते हैं, 41वां, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी था? तो अगर अयोध्या की बात करें तो कौन से महाजनपद की राजधानी था? टोटल आपके 16 महाजनपद थे, और ये कौशल महाजनपद की राजधानी था। बहू बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये आपका अयोध्या में स्थित है। 43वां देखते हैं, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहां पर स्थित है? तो भेद कुंड हमारा फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला देखते हैं, 44वां, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो कौन से ऋषि का माना जाता है? भृगु ऋषि का। इंपॉर्टेंट है। रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? तो रूमी दरवाजा आपका फेमस है, लखनऊ में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार या रोपवे सेवा कहां शुरू की गई है? तो ये आपके मिर्जापुर में शुरू की गई है। अगला चैप्टर देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विभाग में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? जोश मलिहाबादी, फिराक आपका प्रयागराज नहीं, फिराक आपके क्या है? गोरखपुरी। ठीक है, गोरखपुरी। जिगर मुरादाबादी, ठीक है। चकबस्त लखनवी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली विलेज था, कहां का? कासगंज का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हरिसेन आपके किसके में थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त। तो फोर्थ का क्या होगा आपका? सी। निम्नलिखित खिलाड़ी और उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? तो के डी सिंह बाबू हॉकी, तो सैयद मोदी आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है। सैयद मोदी आपका टूर्नामेंट भी होता है, आपको याद होगा, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, बैडमिंटन से ये संबंधित है।
छठा, निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, टोडरमल, सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज और जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। तो इसमें से अगर हम देखें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो बीरबल का आपका कन्नौज ये सुमेलित नहीं है। और बीरबल का असली नाम भी पूछ लेता है, क्या है? महेश दास। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका? लुम्बिनी में। 7वें का डी। 8वां देखते हैं, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय जी। 8वें का डी। ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न आता ही रहता है। 9th का देखते हैं, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो। तो ये आपका गलत है, ठीक है। नरपति नाला ने बीसल देव रासो, ये ठीक है। जगनिक ने आल्हा खंड, ये भी ठीक है। बी आपका गलत है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है लल्लू लाल जी। ऊपर मैं बताना भूल गया, हमीर रासो लिखी है आपकी जोधराज ने, ठीक है, जोधराज। अगला देखते हैं, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को। और ये भी बोला जाता है इन्होंने दिल्ली के 7 अलग अलग सुल्तानों का शासन भी देखा था। मेनली ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही थे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली जो कि कासगंज में है, मिर्जा गालिब आगरा, ठीक है, जोश मलिहाबादी, जिगर आपका कहाँ है? गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर में कौन है? फिराक गोरखपुरी उनको बोला जाता है। असली नाम क्या है? रघुपति सहाय। जिगर कहाँ के हैं आपके? मुरादाबाद के, इसलिए इनको जिगर मुरादाबादी भी बोला जाता है। और मुरादाबाद आपका क्या किस और नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। गंगा की एक सहायक नदी है रामगंगा, उसी के किनारे पर यह बसा हुआ है। अब देखते हैं, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र और एक और, ये शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है सवाल। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार का आपका हो गया सुनीता, प्रताप नारायण मिश्र की है हटी हम्मीर, जयशंकर प्रसाद की कंकाल भी और जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी भी है, ठीक है। तो देख लीजिए, ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा नहीं है, यानी प्रताप नारायण मिश्र, सी का पहला, ए का चौथा, सी का पहला आपका एक ही विकल्प में है। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका अमीर खुसरो पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी और राम प्रसाद बिस्मिल आपके प्रयागराज। तो ये आपका गलत है, राम प्रसाद बिस्मिल वाला। ये कहाँ पर है? शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी? तो इन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झांसी में। 18वें की बात करें, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मधुशाला। गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जिसके लिए सन 1913 में इन्हें लिटरेचर का या साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से। फिराक गोरखपुरी जी का असली नाम क्या था? रघुपति सहाय। आगे चलते हैं, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? कासगंज में। कौन सी गांव में? पटियाली। आगे चलते हैं, 21वां और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। अगला चैप्टर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? तो ये आपके प्रयागराज में स्थित है। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका इनॉग्रेशन या शिलान्यास आधारशिला किसने लिखी थी? लॉर्ड हार्डिंज ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना झांसी में की गई है। शिक्षा मित्र योजना संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहां से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? अवस्थापना सुविधा से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो यह आपके लखनऊ में स्थित है। निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में यह केंद्रीय मेडिकल कॉलेज स्थित है।
अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो संस्कृत संस्थान के द्वारा। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? एमआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। कहां पर है? नोएडा में स्थित है। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कानपुर। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1989 में इसको स्वीकार किया गया है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहां पर स्थापित की गई है? तो ये प्रयागराज में स्थापित की गई है। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब शुरू किया गया? 1995 में। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो इसमें से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंज ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर अवस्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। ऑप्शन बी, 18वें का होगा बी। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो यह है बीएचयू वाराणसी। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो आगरा में यह स्थित है। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है या स्टेट यूनिवर्सिटी है? अगर बात करें 21वें की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है। तो इसमें अगर 22वें की बात करें तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, तो इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। 23वें का होगा बी। 24वें की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया? 2001 में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। यह भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1972 में की गई थी। 28वां देखते हैं, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू की गई थी 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कितने हैं? सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय तो ये हैं आपके 4। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। 33वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? 1968 से। 34वां देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय यह आपके मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो यूपी पुलिस का 2019 का प्रश्न है। तो कौन सा है? बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये प्रयागराज में की जा रही है। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार जो एवरेज साइज है वो सर्वाधिक है? तो यह है आपका बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? तो व्यापार कर से। ऑप्शन बी। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जनवरी 2018 में स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। निम्न में से कहां सीमेंट उद्योग नहीं है? तो आपके प्रतापगढ़ में सीमेंट उद्योग नहीं है। आंवले के लिए बहुत फेमस है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, ठीक है।
उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो इसमें अगर हम बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो क्या है? 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत है। प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए क्या फेमस है? तो ये है आपका एटा। निम्न में कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? तो कौन सा कर नहीं आता? आयकर, इनकम टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा आर्थिक क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र ही है। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार किसमें नियोजित हैं? तो ये नियोजित है हमारे एग्रीकल्चर में। 14वां देखते हैं, सॉरी। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड का जो इकोनॉमिक एरिया है उसमें कितने जनपद हैं? टोटल 7 जनपद है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र, सभी को पता है, वेस्टर्न यूपी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। बात करें 16वें की, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट कब आपका लागू हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। बांसुरी उद्योग के लिए कौन फेमस है इनमें से? तो बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत फेमस है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता है? तो ये आता है आपके व्यापार कर से। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है किससे? कच्चे माल से, ऑप्शन बी। 20वां, निम्न में कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो उर्वरक उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद को जाना जाता है? तो 21वें का क्या होगा आपका? छपाई फार्मा उद्योग। कालीन उद्योग के लिए क्या फेमस है आपका? भदोही। ठीक है। इत्र निर्माण आपका कन्नौज। प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही क्रम से मिलाएं। आंवला, मोदीनगर में रबड़ आपका, बाराबंकी और कानपुर, कानपुर में आपका विस्फोटक। तो आंवला का आपका उर्वरक हो गया, बाराबंकी का पॉलीफाइबर। तो 2, 1, 3, 4 देखते हैं। तो माफ कीजिए, 2, 3, 1, 4, सॉरी, हाँ 2, 3, 1, 4 आपका ऑप्शन बी में है। तो हमारा यही वाला ठीक होगा। एक बार दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, वेट कीजिए। हाँ ठीक है, 2 पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 हमारा सही है। यानी वही वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, 2, 3, 1, 4 वाला। इसलिए माफी चाहूंगा, थोड़ा कोड में गलती हो गई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक है। 23वां देखते हैं, गीडा क्या है? तो गीडा आपका क्या हुआ इनमें से? क्या शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है गीडा की? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी ऑप्शन बी। 24वें की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चुर्क आपका सीमेंट उद्योग है, और फिर फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए है, अलीगढ़ आपका तालों के लिए है, मेरठ आपका स्पोर्ट गुड्स के लिए है। तो इसको हम मिला लेते हैं, तो ये आंसर आपका आएगा सी। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला में सभी कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं? आपका सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर देखते हैं, मेरठ में आपका खेल का सामान, अलीगढ़ में ताले, रेणुकूट में आपका एल्यूमिनियम उद्योग, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट। तो 26 का क्या होगा आपका? सी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया था? आगरा में। 28वां देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सहारनपुर आपका कागज उद्योग, फिरोजाबाद में चूड़ियां हो गई। इसके अलावा और देखते हैं, कानपुर आपका लेदर के लिए फेमस है, और नजीबाबाद आपका प्लाईवुड। तो इसको मिला लीजिए। 28वें का क्या आंसर आएगा हमारा? ए।
29वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो 29वें का आपका क्या होगा, 1960 में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, यह है आपका बरेली। मुरादाबाद मैंने आपको बता दिया, पीतल के लिए बहुत फेमस है। सहारनपुर में आपका पेपर मिल्स वगैरह काफी है। 31वां देखते हैं, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां और दिया सलाई। तो इसमें देखते हैं, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान तो आपका मेरठ हो गया, ठीक है। दिया सलाई उद्योग आपका बरेली हो गया। इसके अलावा अगर तो अगर अब इससे मिलाए, डी का दूसरा बी का पहला, डी का दूसरा बी का पहला, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही होगा। एक आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाराणसी, और पीतल की मूर्तियां मथुरा। पीतल वैसे बहुत ज्यादा फेमस मुरादाबाद का भी है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है, रायबरेली में। 34वां देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट। 34 का होगा बी। 35वें की बात करें, जिसके लिए चुनार फेमस है वो है डल्ला चुर्क। ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, डल्ला चुर्क चुनार। सीमेंट उद्योग आपका देखिए चुर्क आ गया, कागज आपका सहारनपुर आ गया। इसके अलावा बात करें, ए का तीसरा बी का पहला आपका एक ही विकल्प में है, सी का आपका क्या हो गया चौथा, और डी का आपका हो गया दूसरा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो डीएलडब्ल्यू बनारस में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में। तो ये आपका गलत है, बाकी सारे आपके इसमें। तेल शोधन कार्यशाला आपका मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहां कहां पर, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ की बात कर रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर है, तो आगरा में है, कानपुर में है और नोएडा में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नोएडा नहीं है आपका, कहां पर है, गाजियाबाद में स्थित है। साहिबाबाद में जगह है, बल्कि गाजियाबाद के पास ही वहां पर ये है। तेल शोधन संयंत्र मथुरा में। तो इन्होंने देखिए थोड़ा सा प्रश्न अगली बार घुमा दिया। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट आपका किसके लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। हिंडाल्को का वहां पर कारखाना है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी का। तो 40वें का क्या होगा, ऑप्शन सी। 41वां देखते हैं, सूची को मिलाना है हमें, टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीनी के बर्तन और कांच का सामान। तो टेराकोटा आपका क्या हुआ, गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और कांच का सामान फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की चूड़ियां भी बहुत फेमस है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है या लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराया जाता है, क्या है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा आपका मैच नहीं है, तो गोरखपुर में आपका खेलकूद का सामान बनाने का नहीं है, ये कहां पर है आपका, मेरठ में। निम्नलिखित में कौन गलत युग्म है, कानपुर चमड़ा, मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट और सहारनपुर कागज। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो वाराणसी में सीमेंट का काम नहीं है, ये मिर्जापुर वगैरह में काफी ज्यादा है। निम्न में से हींग के उद्योग के लिए क्या फेमस है, तो यह है आपका हाथरस। इसको मिलाना है तो इंडियन टेलीफोनिक इंडस्ट्रीज ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये तो कानपुर में है आपका। उर्वरक कारखाना, ये आपका फूलपुर में है। तो सी का पहला डी का चौथा, इसे मिलाते हैं, कोई हमें मिलता है तो सी का पहला डी का चौथा, ऑप्शन एक में ही है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर ये सही होगा। अगला, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, गलत है, कहां पर है, रायबरेली में। फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए फेमस है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है। पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री आपकी बाराबंकी में स्थित है। तो अगर इन चारों स्टेटमेंट में से देखें तो आपका केवल 3 और 4 आपके सही है, पहला तो गलत हो गया। फिरोजाबाद भी पॉटरी के उद्योग के लिए नहीं है, कांच के उद्योग के लिए फेमस है। अगला 48वां, मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका और जरी। तो इसमें से कौन कौन से कहां कहां पर काम होते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर 48 की बात करें तो इसमें मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा में हो गया, ठीक है। इसके अलावा और मिलाते हैं, काष्ठ नक्काशी आपकी बरेली में हो गई, फिर काष्ठ पादुका खड़ाऊ आपकी सहारनपुर में हो गए, और जरी आपका काम पीलीभीत में हो गया। इसका देखिए आंसर इसमें गलत दे रखा है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैं दोबारा से इसको सही से आपको बता देता हूं, क्योंकि जो काष्ठ नक्काशी है या वुड कार्विंग है उसके लिए आपका सहारनपुर सबसे ज्यादा
फेमस है। ठीक है, तो इसमें आंसर आप सही कर लीजिएगा, नीचे जो बुक में आंसर दिया है वो गलत है। मैं दोबारा बता देता हूँ ठीक से। काष्ठ नक्काशी आपका सहारनपुर है, जरी दरदोजी का काम आपको बरेली में मिलता है, मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा के हैं, और काष्ठ पादुका ये आपकी पीलीभीत। तो इसमें से आप मिला लीजिए, डी का आपका पहला, एक ही विकल्प में ऑप्शन डी में, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। काष्ठ नक्काशी के लिए याद रखिएगा, वुड कार्विंग के लिए सहारनपुर बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर संतरे का आपका उत्पादन भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर पेपर मिल्स भी काफी है। ठीक है, और माँ शाकुंभरी का मेला वो भी यहीं पर लगता है। ठीक है, तो यही सारे फैक्ट्स हो गए। इससे आगे चलते हैं। बुक में आंसर गलत है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। 48 प्रश्न है, आप आंसर देखिएगा, वहां पर बुक में आंसर इसका दूसरा दिया हुआ है। औद्योगिक केंद्र है, इधर प्रमुख उद्योग क्या है, तो मेरठ आपका क्या है, खेलकूद का सामान, मुरादाबाद धातु पात्र, मेटल क्राफ्ट यानी, कानपुर आपके आगरा पर्यटन के लिए बहुत फेमस है, और कानपुर चमड़े के सामान के लिए। तो 49 को अगर आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक है। 50वां देखते हैं। प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहां पर, रायबरेली में। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, खेल के सामान का। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी, आपके प्रतापपुर में। ठीक है, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर में, 52 का होगा बी। हिंडाल्को कहां पर स्थित है, अगर बात करें तो यह है आपके रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर स्थित है, तो ये इसका हेडक्वार्टर एक तरीके से कहां पर है, ये है आपके कानपुर में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो आगरा और कानपुर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तेल शोधनशाला मथुरा में, ठीक है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही, एल्यूमिनियम उद्योग, तो आपका कालीन उर्वरक संयंत्र आपका लखनऊ में नहीं है, फूलपुर वगैरह में आपके इसकी फैक्ट्री है फर्टिलाइजर की। दूसरा आपका इसमें यानी मैचिंग सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित नोएडा। तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है, तो तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में। किस धातु के हस्तकला के लिए मुरादाबाद जाना जाता है, पीतल के लिए। निम्न युग्मों में से कौन सी एक सही नहीं है, ताला उद्योग अलीगढ़ ठीक है, कालीन के लिए भदोही ठीक है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर ये नहीं, क्या है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। चिकन उद्योग लखनऊ का चिकन ये ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है, तो मुरादाबाद को। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का। पीतल की वस्तुएं देखिए यहाँ पर है, ये आपका मुरादाबाद होगा, तालों के लिए अलीगढ़ है। जरी दरदोजी का काम आपका बरेली वगैरह में काफी ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सा जिला कालीन के उत्पादन व निर्यात के लिए फेमस है, तो यह है भदोही। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो यह है देसी घी का। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की 300 इकाइयां हैं, तो कहां पर, अमरोहा में। अभी हाल ही में इसको जीआई टैग भी मिल गया है। तो अमरोहा, और अमरोहा के थोड़ा सा वेस्ट यूपी में ही पड़ता है आपका संभल। ठीक है, अमरोहा की ढोलक को और संभल के हॉर्न क्राफ्ट को, हॉर्न क्राफ्ट यानी जो सींग वगैरह होते हैं, सींग से बने हुए उत्पाद यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस है, संभल के और अमरोहा का ढोलक। अभी इसी महीने जीआई टैग इनको मिला है, 7 उत्पादों को मिला है उत्तर प्रदेश के, जून में। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए था। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। तो 66 में का अगर हम बात करें तो एक और दो दोनों इसमें सही है। अगला चैप्टर देखते हैं। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया उत्तर प्रदेश में, तो यह किया गया 1975 में। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये कहां पर स्थित है, रामपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहां पर स्थित है, रामपुर में स्थित है। गंगा में सर्वाधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहां मिलता है, कानपुर और प्रयागराज के मध्य हमें देखने के लिए मिलता है। विज्ञान नगरी कहां पर अवस्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है, लखनऊ में की जा रही है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, तो इसकी भी लखनऊ में स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है कहां पर, तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ट्रिपल आईटी पूछ रहा है आपसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थापित किया गया, लखनऊ में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है।
अब नवंबर 2008 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी नवंबर 2009 में स्थापना की गई है। नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना नवंबर में ही सन अगले साल की गई 2009 में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहां पर अवस्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। तो यही इससे संबंधित प्रश्न थे। अब अगला चैप्टर देखते हैं हमारा, जो कि अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित है। इससे भी प्रश्न आपके काफी बनेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वही आपका सेम सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला इनमें से कौन सा है? बरेली। निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है आपकी थारू जनजाति। पांचवा, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो हमें सही बताना है कहां पे। तो आपका जो बोक्सा है ये आपके बिजनौर में, ये आपका बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब लिस्ट किया गया था या सूचीबद्ध किया गया था? कौन से साल में आपसे पूछा है? तो ये 2003 में किया गया है। परहिया जनजाति निवास करती है, तो परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश में आपको कहां पर मिलेगी? सोनभद्र में। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा एसटी मिलेंगे, ठीक है, इस जिले में। आठवां देखते हैं, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? तो मात्र सत्तात्मक समाज इसमें परिवार पाया जाता था। अगरिया जनजाति निवास करती है कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में अगरिया जनजाति आपको सोनभद्र में देखने के लिए मिलेगी। परहिया भी यहीं मिलेगी, अगरिया भी यहीं मिलेगी। कर्मा किसका लोक नृत्य है? तो कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? कर्मा है। तो कर्माशीला आपको मिर्जापुर, सोनभद्र वगैरह के क्षेत्र में मिलेंगे। तो वहां पर जो जनजातियां मिलेंगी वही आपको इसकी करेंगी। तो यह है आपका खरवार जनजाति का कर्मा लोक नृत्य है। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो कौन सी उसमें जनजाति में पाई जाती है? बुक्सा में। कौन सही सुमेलित है? तो देखते हैं इसमें, भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, यही आपका ठीक है। बुक्सा आपके बिजनौर में मिलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो यह है आपकी थारू। 14th देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की। 15वां देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया गया? देखिए दोबारा से पीसीएस में आया, तो 2003 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया था। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये करती है आपकी बोक्सा। निम्नलिखित जनपदों में बोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? तो बोक्सा जनजाति आपको कहां मिलेगी? बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः कहां निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र में मिलेंगी आपको। निम्नलिखित में कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो सहरिया यहां पर आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। तो यही हमारे ट्राइबल सेटअप से संबंधित प्रश्न थे। अगला चैप्टर देखते हैं। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो टाइम इसमें काफी लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देश्य दिव्यांग विकास संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहां पर? तो ये चित्रकूट में की गई है। आप मुझे कमेंट कर इसका नाम जरूर बताइएगा कि इसका नाम क्या है विश्वविद्यालय का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं? तो इसमें कितनी परसेंट सीटें? लगभग 50% सीटें सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रथम गठित किया गया था। तो ये कब गठित किया गया था? 2013 में। निम्न में से दृष्टिबाधितों के विश्वविद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, स्पर्श। क्योंकि ब्रेल लिपि आपने देखी होगी, ब्रेल लिपि को वो डॉट डॉट जो उसमें होते हैं उभरे हुए, उसको पढ़कर ये शब्दों को पहचानते हैं, मतलब स्पर्श कर कर पहचानते हैं। तो इसमें क्या सही शब्द होगा? स्पर्श। शबरी संकल्प योजना ये किस फील्ड के लिए है? तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है कब से? तो ये 2017-18 से चलाई जा रही है। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पीसीएस में पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि प्रेस आपका कहाँ आया? लखनऊ में। राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानमंडल क्षेत्र के विकास हेतु
प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, तो कितने रुपए का विधायक आपका निधि रहता है, तो ये रहता है आपका 5 करोड़ का। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहां पर स्थित है, तो ये सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, रामपुर में, यानी माइनॉरिटीज का। निम्न में कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, गंगा एक्सप्रेस वे। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना, तो ये 1989 का अधिनियम है, सॉरी माफ कीजिए 1990 का अधिनियम है। 13वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, तो कब गठित किया गया, 1993 में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 2021 से प्रारंभ की गई है, जो आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह कराई जाती है। समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसमें प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की व्यवस्था है, शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई है, 1 अप्रैल 2018 से। प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना संचालित है, कौन से सन से संचालित है, 1975 से। प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन किया गया था कब, 1947 में। निम्न में से किसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो किसको नहीं है, धारू को। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला देखते हैं चैप्टर, लखनऊ में निम्न में से कौन से अभिकरण हैं, तो इसमें से कौन से हैं, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, डूडा है, तो आपका 2, 3 और 4 यहां पर होगा, जल संस्थान नहीं है, 2, 3 और 4। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, तो कब से चलाई जा रही है, 2017-18 से। प्रदेश में आवास विकास परिषद के गठन किए जा रहे हैं, कब से किए जा रहे हैं, 1966 से। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की गई है, कब से, 2017 से। प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित हैं, तो 28 जिलों में आपके विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटीज गठित है। जैसे LDA हो गया आपका, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुरादाबाद हो गया MDA, मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरीके से। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, तो इसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण आपको दिए मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, 2016 से। 8वां, निम्न में से कैसे गांव मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के पात्र नहीं है, तो कौन किस तरीके के गांव इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, नदी तटवर्ती गांव। नगरीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, तो कब से, 2015 से। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं, तो कितने हैं, 5। 12वां, निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है, अयोध्या। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के कितने शहर चयनित हैं, तो इसमें 10 शहर आपके चयनित है स्मार्ट सिटी मिशन में। टोटल 100 स्मार्ट सिटीज इंडिया में बनाने की बात की जा रही है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं, तो 3 है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है, ये माफ कीजिए इसके लिए माफी चाहूंगा, ये लखनऊ में स्थित है, माफ कीजिए 4th का आपका लखनऊ होगा, लखनऊ में स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल की अगर बात करें, ये आपका वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहां पर स्थित है, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में स्थित है। 9वां देखते हैं, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहां पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो ये भी आपका कानपुर में है, ये तो 2 से 3 बार आ चुका है, आता ही रहता है बार बार। 11वां, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है कहां पर, लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो ये आपके मथुरा में स्थित है। 13वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, आपका गौतम बुद्ध नगर में। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहां पर, ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एग्रो पार्क लखनऊ। अगला,
अप्रैल पार्क नोएडा, तो देखिए यही वाला अप्रैल पार्क इसमें नोएडा, ये वाला आपका गलत है। बाकी सारे प्लास्टिक सिटी कानपुर ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव ये भी ठीक है, केवल आपका अप्रैल पार्क नोएडा ये गलत है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ ठीक है, प्लास्टिक सिटी कानपुर ठीक है, लेदर टेक पार्क उन्नाव ठीक है, ट्रॉनिका सिटी आपकी नोएडा में नहीं है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहां पर अवस्थित है? तो ये आपके सहारनपुर में स्थित है। मैंने आपसे कहा था पेपर्स वगैरह के लिए सहारनपुर में काफी मिल्स हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहां पर स्थित है? ये कानपुर में है। केंद्रीय ग्लास एवं सेरामिक अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये खुर्जा में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये कहां पर है? तो ये शाहजहांपुर में है। ठीक है, शाहजहांपुर। इससे पहले हमने काउंसिल का एक प्रश्न और देखा था, क्या था? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद वो आपकी लखनऊ में थी, और ये कहां पर है? शाहजहांपुर में। आगे चलते हैं। 23वां, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। तो वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये भी आपका लखनऊ में ही है। 26वें की बात करें, भारतीय शाकब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपके वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन सी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है? IVRI इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जतनगर बरेली में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में है, फैजाबाद रोड पर। अब देखते हैं, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये आपके नोएडा में, हमने ऊपर देख ही लिया था। इसके अलावा जो CDRI है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। फिर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो ये आपका आगरा में स्थित है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में स्थित है। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? डी आपका आंसर बनेगा। 4 3 1 2। 30वें की बात करें, ये भी आपका मैचिंग का ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, भारत खंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी। तो चौथा ऑप्शन जो इसमें है वो है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके साथ है वाराणसी, ऊपर है वो, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। तो यहाँ पर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये आपके रायबरेली में स्थित है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बात करें भारत खंडे संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब बात करें निराला आर्ट गैलरी की, तो ये आपकी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम हमारा कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका ऊपर देखते हैं, 4 3 2। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये कहां पर अवस्थित है? तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो इसमें से कौन सी हमारी निवेश परियोजना नहीं है? PCS के मेंस में ये पूछा गया था हमसे प्रश्न। तो डिफेंस पार्क शाहजहांपुर ये कोई योजना नहीं है। वुमेन पावर लाइन 1090 कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू की गई थी? 15/11/2012 को, यानी 15 नवंबर 2012 को। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न संग्रहालयों में है। तो कौन से वाले संग्रहालय में इसको संरक्षित किया गया है? सारनाथ के संग्रहालय में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर अवस्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है, पहले भी हम देख चुके हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो वही राजधानी में हमारी स्थित है, लखनऊ में। ये हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह से प्रश्न थे। अब देखते हैं अगला चैप्टर किस पर है। तो पंचायती राज समिति से थोड़े से प्रश्न दिख रहे हैं। तो किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये थे आपके बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। तो इनमें से किस किस का आपका डायरेक्ट जनता द्वारा कौन कौन चुना जाता है? तो 1 4 और 5, प्रधान जी, सरपंच और पंच। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो कौन से में आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नहीं है? आजमगढ़ में नहीं है। चौथे की बात करें, उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? तो सीटें हमारे यहाँ 403। अगला, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? तो कब सृजित हुआ था ये? 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है,
वह 5 वर्षों तक पद धारण करता है, तो यह राज्य व्यवस्थापक का द्वारा हटाया इसे नहीं जा सकता। ये जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, तो वो इसको हटा सकते हैं जब चाहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 6। 7वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है, मछली और धनुष है। अब आपसे हेडक्वार्टर वगैरह पूछे किस किस के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अगर बात करें जालौन का, तो ये है आपका उरुई। कानपुर देहात ये अकबरपुर है। संत रविदास नगर ये भदोही है, और आपका कुशीनगर का पडरौना है। तो आपका ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। 9th का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू। इसका नाम क्या है? पलाश के नाम से भी इसको जाना जाता है, पलाश। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोपर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि बाय बर्थ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की नागरिकता आप कई तरीके से ले सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो। तो ये स्टेटमेंट आपका हट गया। एक 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 तो पहला हट गया, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है। 2 और 4 आपके इसमें सही है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और पद सोपानिक संरचना की। तो इसमें से कौन से आपके ऑप्शन ठीक है? तो आपके 1, 2 और 3 इसमें बिल्कुल ठीक है। पहला, 2 और 3, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक होगा। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो इसका क्या आंसर होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब उत्तराखंड बना था उससे पहले कितना था? 108। राज्य के पंचायतीय राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 33% का। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो किसी नगर के मेयर के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं। तो नगर का प्रथम नागरिक ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य ये भी ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति ये भी ठीक है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं है। 1, 2 और 3 आपके इसमें सही होंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो क्या है आपका? सारस। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? ग्रुस एंटीगॉन, या ग्रस एंटीगॉन बोल सकते हैं, ग्रस एंटीगॉन, ये इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। अगला, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो ये कहां पर है? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है? 21 साल। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो मेयर का निर्वाचन सीधे हम डायरेक्ट वोट देते हैं। एक आप अपने एरिया के पार्षद को वोट देते हैं, और एक आप सीधे मेयर का वोट देते हैं। जब भी आप नगर निगम में अगर आपका क्षेत्र आता है, तो वहां पर 2 मशीनें रखी रहती हैं। ठीक है, तो वहां पर सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। 20वां क्या होगा? राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं 2017 में? तो आपकी 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं कभी भी? तो नित्यानंद स्वामी जी कभी नहीं रहे। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के नगरों में कुछ नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ठीक है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं दी जाती, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए दी जाती है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए, ताकि जैसे डेवलपमेंट हो सके। उनको कुछ फंड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, और कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं कि वो लोकल लेवल पर टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, निगम वगैरह आपसे हाउस टैक्स वगैरह लेता है, वाटर टैक्स लेता है, जो वो शहर के डेवलपमेंट में लगाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, कोई राजनीतिक कारणों से नहीं दी जाती। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो टोटल कितनी रही हैं? 2। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है आपका नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा, देखिए प्रश्न है ये। तो प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, तो अगला देखते हैं हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोधी ने की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया था? तो कहां पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज का दूसरा नाम क्या था? नगर महोदय श्री। कुशीनारा, वर्तमान कुशीनगर, किसकी राजधानी था? तो ये मल्लों की राजधानी था। टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से मल्ल भी एक महाजनपद था, और उसी मल्ल की राजधानी क्या था? कुशीनगर।
महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? जो भारत के पहले वायसरॉय बने, लॉर्ड कैनिंग ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये आपका कानपुर कंस्पिरेसी केस है। ये जो हमारे किस तरीके का नेता थे या कौन सा आंदोलन था? जैसे खिलाफत है, असहयोग है, साम्यवादी और क्रांतिकारी। तो ये जो साम्यवादी आंदोलन था या कम्युनिस्ट मूवमेंट था, उसके ये अगेंस्ट में था। चौरी चौरा घटना कब घटी? आपकी 5 फरवरी 1922 को। कहां पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का शिराज कहा जाता था? जौनपुर को। इसकी स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने की है। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि उनके बचपन का नाम क्या था? जौना खां। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जौनपुर रखा गया है। निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? तो कौन से स्थानों की तीर्थ यात्रा? बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है। इसकी कौन से प्लेसेस में अशोक नहीं जा पाया था? तो अयोध्या और हरिद्वार की यात्रा उसने नहीं की थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खान ने। ऑप्शन ए। चोपड़ा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ को लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। इसको ये डेसिफर कराना चाहता था, मतलब इनका ट्रांसलेशन कराना चाहता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो आपके उधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस नाम से जाना जाता था सारनाथ को? प्राचीन टेक्स्ट में तो ईशापट्टन और मरगदाव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था कब? तो आपका 1925 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन कहां पर किया था? तो इन्होंने अवध में किया था। 21वें की बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये कानपुर में की गई थी। बाद में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी वो नई दिल्ली में बनी थी चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके मौलवी लियाकत अली। यूपी की समय समय पर दिए गए नामों और संबंध वर्षों से उल्लेख करें। तो उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश तो बना है आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका तो सीधे आपका डी का हो गया पहला। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस इसको बोला जाता था पहले। तो यूनाइटेड प्रोविंस बना था ये 1937 में। बात करें अगर उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की, तो ये कब बना था? आपका 1836 में। और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर या समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में ये की गई थी। ठीक है, बलिया में। 24 में का क्या होगा आपका? बी। आगे चलते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की किसी जीवन घटना से नहीं रहा है। तो कौन से स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध की किसी जीवन घटना से नहीं रहा? वो है आपका सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किया था आपका एक कन्नौज में और एक प्रयाग में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसको शूरसेन बोला जाता था। ठीक है, 27 का क्या होगा? सी। उत्तर प्रदेश में कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अकबर के, क्योंकि हुमायूं के टाइम में एक तरह से मुगल पेंटिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसमें अगर हम बात करें कौन थे? दसवंत। ऑप्शन सी। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों। क्योंकि 2 मोती मस्जिद है, एक नई दिल्ली में है और एक आगरा में है। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका शाहजहां ने निर्माण कराया था। जो दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। याद रखिएगा, दिल्ली वाली का औरंगजेब ने और आगरा वाली का शाहजहां ने। आगरा का जो लाल किला है वो शाहजहां का है, एकदम उल्टा है। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? तो कुषाण वंश के राजाओं के टाइम में अपने शीर्ष पर था। उसके में एक गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली थी, जहां पर भगवान बुद्ध को एक स्वरूप में सृजित किया गया और उसके बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन भारत में शुरू हो गया। 6ठी सदी बीसीई के दौरान
चेदी कहा जाता था कौन सा? तो चेदी एक बेसिकली महाजनपद ही था। तो इसमें पूछा है कौन से क्षेत्र को आपका चेदी बोला जाता था? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहां पर स्थित है? तो भीतर गांव है आपका कानपुर में। इसके साथ एक और टेम्पल बहुत फेमस है, दशावतार। ठीक है, दशावतार मंदिर ये आपका कहां पर है? झांसी में। इन दोनों को तो याद करके जरूर जाइएगा, दशावतार मंदिर झांसी और भीतरगांव टेम्पल आपका कानपुर। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था? तो 1937 में आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस को बुलाया जाने लगा था। और 1950 24 जनवरी 1950 जिस दिन आप उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी, ठीक है, उस दिन इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ बनाई गई? तो पहले कहां पर थी और बाद में इसको लखनऊ बनाया गया? उस समय थी हमारी प्रयागराज। ठीक है, और मुगलों के टाइम में वैसे उस समय आगरा ये हुआ करती थी। 35वें की अगर बात करें तो काकोरी कांड के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी कहां पर? तो गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। जन्म इनका कहां पर हुआ था? ये भी पूछ चुका है, शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यही हमारे सारे प्रश्न थे, पूरी परीक्षा वाणी हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे, समीक्षा अधिकारी का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी का, कोई भी एग्जाम, ये प्रश्न आपको मिलेंगे। अब इसके साथ देखिए जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्जाम का नोटिस आने वाला है, वो एग्जाम आपका बहुत तेजी में होगा। उसके लिए देखिए यूपी ट्रिपल एससी में 2015 से जब से आयोग बना है 2022 तक जितने आज तक यूपी स्पेशल के प्रश्न आए हैं वो सारे मैं आपको एक वीडियो में कवर कर देने वाला हूं। तो वो आप आराम से पढ़ के जाइएगा, आपकी तैयारी उससे काफी बेहतर हो जाएगी। ये वाला वीडियो भी आप पूरा देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।